हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल पर आप डीसी मशीन का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ईएमएफ इक्वेशन इन डीसी जनरेटर। कंडक्टर्स के पेयर जो एक नॉर्थ पोल के अंडर में और एक साउथ पोल के अंडर में है, उसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है और उसका पैटर्न क्या होगा, शेप क्या होगा, वो मैं समझाने जा रही हूँ। मैंने डीसी जनरेटर का आपको वर्किंग प्रिंसिपल भी बता दिया है, कंस्ट्रक्शन भी समझा दिया है। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स या डीसी मशीन्स भी मैंने बताया है। वो सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे पढ़ाना था ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन करना था। ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करना मैथ्स की मदद से और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को डील करके बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। वो मात्र 5 मिनट का काम है मेरे लिए एक्सप्लेन करना, और आपको डिराइव करना बिल्कुल 2-3 मिनट आप लिखने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एग्जाम्स में ही पूछा जाता है कि ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करके बताइए डीसी जनरेटर की, या फिर डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वेशन है वो, या फिर मोटर में बैक ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका भी डेरिवेशन वही है। पर मशीन्स की बारीकियां जो स्टूडेंट समझना चाहता है, जिसके दिमाग में ये कैसे हुआ फिजिकली, क्यों ये ऐसा ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्वांटिटी तो मैथ्स की मदद से हम निकाल ले रहे कितनी आ रही है, पर कैसे जनरेट हो रहा है वो वर्किंग प्रिंसिपल से भी समझ में आ रहा है। पर फिजिकली हम कंडक्टर्स को रोटेट करके समझ सकते हैं कि ईएमएफ का यही पैटर्न क्यों डेवलप हो रहा है। और ये जिनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, वो बच्चे ज़रूर ये पढ़ना चाहेंगे। ये चीज़ें कहाँ काम आती है, या तो वाइवा क्वेश्चंस में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे एज सच नहीं पूछते, पर हाँ गेट के क्वेश्चंस में या इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो जिनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बिल्कुल दिल से इंटरेस्ट है वो ज़रूर ये चीज़ समझे। और टाइम पर मैं फ्लक्स के पैटर्न को भी रोटेटरी मशीन्स में समझाऊंगी आगे। एक टिपिकल मैं लेक्चर ही ले लूँगी उसका, जो कि हर मशीन पर इम्प्लीकेबल हो सकता है, वो होता ही है, तो वो मैं एक लेक्चर अलग से ले लूँगी। और ये मैं आज ईएमएफ इक्वेशन का पैटर्न समझाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव भी करूँगी। तो अब आप समझिए कि मैंने जो इससे पहले वाले फिगर्स ड्रॉ किए थे, पहले तो मैंने आपको 2 कंडक्टर्स 2 पोल की मशीन्स रहती थी, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और एक कंडक्टर मैंने ए लिया था और दूसरा ए डैश लिया था। तो ए और ए डैश, अगर ये रोटर है आपका जिसका क्रॉस सेक्शन ये दिख रहा है, तो ये रोटर की पेरीफेरी पे स्लॉट्स काटी थी और मैंने 8 कंडक्टर्स रख के बताए थे, और पहले फिगर में मैंने 2 कंडक्टर्स ही लिए थे। तो अभी मैं बेसिक जो ले रही हूँ वो 2 कंडक्टर्स का ही फिगर ले रही हूँ। और इन पेयर ऑफ कंडक्टर्स में नॉर्थ पोल मैं मान रही हूँ ऊपर, जैसा फिगर में बताया, साउथ पोल नीचे मान रही हूँ। ये रोटर का स्ट्रक्चर है, जो सिलेंड्रिकल रोटर ऐसे रखा हुआ है, और ये उसकी सर्कुलर पेरीफेरी। एक कंडक्टर में ए डैश ले रही हूँ, एक कंडक्टर में ए ले रही हूँ। ये कंडक्टर जो है ये पीछे कनेक्टेड रहेंगे, तो एंड कनेक्शन पीछे की तरफ बनेगा, और आगे की तरफ ये ब्रश से कनेक्टेड है। और ब्रशेस की पोजीशन कौन सी, सेंटर में ये वाली जो मैं बता रही हूँ, B1 और B2 ये ब्रशेस की पोजीशन है। पर हाँ, ये कंडक्टर्स के जो फ्रंट कनेक्शन है वो ब्रश तक कम्यूटेटर रिंग के थ्रू पहुंचेंगे। एक लूप बनाया था, एक टर्न बनाया था, या एक घुमाव बनाया था 2 कंडक्टर से हमने, तो ये दिख रहा है घुमाव। ये 2 कंडक्टर पीछे से कनेक्टेड है और आगे से वो कम्यूटेटर रिंग पर कनेक्टेड है, और कम्यूटेटर रिंग घूम रही है, क्योंकि कंडक्टर भी घूमेंगे तो कम्यूटेटर रिंग भी उनके साथ घूमेगी। पर एक ब्रश पर अगर पॉजिटिव करंट कलेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव ईएमएफ है, तो दूसरे ब्रश पर निगेटिव ईएमएफ है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, और कम्यूटेटर रिंग हमें AC टू DC ट्रांसफॉर्मेशन करके बता रही है। मतलब एक ब्रश पर हमेशा करंट कलेक्शन होगा और दूसरे ब्रश से करंट हमेशा कंडक्टर्स में एंटर होगा। ये हम सब पढ़ चुके। हाँ, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में हम अलग अलग सेगमेंट में और ज़्यादा समझते जाएंगे। जैसे मैं आपको आर्मेचर रिएक्शन समझाऊंगी, मैं आपको वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग्स के पैटर्न समझाऊंगी, किस किस टाइप की वाइंडिंग्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में। और आगे जाके मैं आपको कम्यूटेशन प्रोसेस भी पूरी बताऊंगी,
और ये समझ लीजिए ये पूरा 8-9 लेक्चर्स का ये पूरा काम है, जितने भी टॉपिक्स के मैं नाम ले रही हूँ। तो उम्मीद है आप और डेप्थ में डीसी मशीन्स के जाते जाएंगे। पर अभी मैं आपको बेसिक जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का पैटर्न, वेवफॉर्म पैटर्न समझाने जा रही हूँ, और इसके बाद मैं ईएमएफ इक्वेशन डिराइव कर दूंगी। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि ये रोटर का, जैसा अभी मैंने आपको विजुलाइज करके बताया, ये रोटर है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, एक कंडक्टर ए है और एक कंडक्टर ए डैश है, दोनों पीछे की तरफ भी कनेक्टेड है ऐसे, और आगे की तरफ कम्यूटेटर रिंग से ब्रश पर कनेक्टेड है। ये कम्यूटेटर रिंग है, 2 टुकड़ों में है, और ये कम्यूटेटर रिंग से वायर के थ्रू कनेक्शन है, और फिर ये ब्रशेस है। ब्रशेस की पोजीशन यही रहती है, ब्रशेस नहीं घूमते हैं, कम्यूटेटर रिंग घूमती है। मैं समझा चुकी हूँ ये चीज। अब घूमने की डायरेक्शन मैं कौन सी बता रही हूँ, रेड एरो से समझ में आ रहा है, मतलब रोटर को हम ऐसे घुमा रहे। हर जगह मैंने रोटेशन को नहीं समझाया है। अभी एक कंडक्टर ऐसा है तो थोड़ी देर बाद एक कंडक्टर यहाँ पे 45 डिग्री पर आ जाएगा। अगर इस एंगल को मैं 0 डिग्री मान रही हूँ, ये अगर रेफरेंस एंगल है, ये अगर रेफरेंस एंगल है, तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अभी ए और ए डैश की पोजीशन जो है वो 0 डिग्री पे है। फिर ए और ए डैश ऐसे आ जाएंगे, 45 डिग्री से रोटेट हो जाएंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस 45 डिग्री बनेगा। फिर ये पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर, तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे बीच में, जो मैंने दिखाया नहीं फिगर, 135 डिग्री का एंगल पर आ जाएंगे। मतलब कहाँ आ जाएंगे कंडक्टर, ऐसे आ जाएंगे, ए यहाँ पहुंच जाएगा, ए डैश यहाँ पहुंच जाएगा। फिर 180 डिग्री का मतलब ए यहाँ आ जाएगा इस तरफ 180 डिग्री पर, और ए डैश यहाँ आ जाएगा। फिर 225 पर ए यहाँ आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। फिर ए डैश ऊपर चला जाएगा, मतलब 270 डिग्री पर, जैसा यहाँ दिख रहा है ए डैश ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया, तो 270 डिग्री। फिर ऐसे चला जाएगा तो 315 डिग्री रेफरेंस के साथ, मतलब कितना एंगल, 315 डिग्री का। ये रेफरेंस डायरेक्शन थी। ए घूम के कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है पूरा, तो ये कितने का हो गया, 315 डिग्री का। और वापस ए यहाँ पहुंच जाएगा, ए डैश यहाँ पहुंच जाएगा, तो फिर से कितने का एंगल घूम चुका होगा, 360 डिग्री का। मतलब एक रिवॉल्यूशन हो चुका है। और एक रिवॉल्यूशन में दोनों कंडक्टर्स जो एक बार नॉर्थ पोल के अंडर से गुजरते हैं और एक बार साउथ पोल के अंडर से गुजरते हैं, तो इस तरीके से उनमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन का, एक बार निगेटिव डायरेक्शन का। पर कम्यूटेटर रिंग की वजह से, कम्यूटेटर रिंग के 2 टुकड़ों की वजह से, वो रिंग के साथ कंडक्टर्स और रिंग साथ में घूमते हैं, तो B1 ब्रश पर हमेशा वो कंडक्टर का कनेक्शन आ जाएगा जिसमें से पॉजिटिव डायरेक्शन का करंट फ्लो हो रहा है, और B2 से हमेशा वो कम्यूटेटर रिंग कनेक्ट होगी जिसमें निगेटिव डायरेक्शन का करंट प्रोड्यूस हो रहा है। वो चीज़ मैं यहाँ बोल के बता रही हूँ क्योंकि सारी प्रोसेस में पहले समझा चुकी हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इसको। अभी कंडक्टर ए पोजीशन पर और ए डैश, तो मैं उसको 0 डिग्री बोल रही हूँ, और ये मेरी 0 डिग्री की लाइन है। फर्स्ट फिगर है तो ये फर्स्ट फिगर है, सेकेंड फिगर का इससे रिलेटेड है, थर्ड फिगर का इस एक्सिस पर है, फोर्थ फिगर का इस एक्सिस पर, और ये वाली एक्सिस फिर मेरी फर्स्ट फिगर की हो जाएगी। अब दोनों कंडक्टर्स ऐसी पोजीशन पर है, न्यूट्रल पोजीशन पर है, ना तो ए नॉर्थ पोल के अंडर में, ना साउथ पोल के, और ना ए डैश नॉर्थ और साउथ पोल के अंडर में। आगे जाके मैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग समझाऊंगी, आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब एक टर्न, एक घुमाव 2 कंडक्टर से मिलके बन रहा है, तो उस टर्न का हमेशा एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में रहता है तो दूसरा कंडक्टर हमेशा साउथ पोल के अंडर, मतलब उनका कॉइल स्पैन, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, कॉइल स्पैन जो होता है उस कंडक्टर्स का, पहले कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर का, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अभी मैंने इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंडर में नहीं दिखा रही हूँ, अभी मैं इसको न्यूट्रल पोजीशंस पे इनकी लोकेशन ले रही हूँ, ए और ए डैश की, ना तो नॉर्थ पोल ना तो साउथ पोल। पर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कंडक्टर नॉर्थ के अंडर में तो ये दूसरा साउथ के अंडर में, या फिर ये नॉर्थ के अंडर में तो ये साउथ के अंडर में है। मतलब इनका कॉइल स्पैन कितना है, 180 डिग्री का है। मतलब एक हमेशा नॉर्थ पोल के अंडर में, अगर एक की पोजीशन नॉर्थ पोल के अंडर में आती है ना, तो दूसरे की हमेशा साउथ पोल के अंडर में आएगी। तो कॉइल स्पैन हम कितना मेंटेन करके चलते हैं, 180 डिग्री का। आगे जाके हम कॉइल स्पैन भी बदलेंगे सिंक्रोनस मशीन में, पर डीसी में नहीं बदलेंगे हम।
अब यहाँ पर, और क्यों ऐसा करते हैं वो भी मैं रीजंस आपको बताऊंगी। ये पूरा कनेक्ट होता है पावर क्वालिटी से, मतलब हमको हार्मोनिक्स नहीं चाहिए रहते, उससे कनेक्शन होता है। अब यहाँ पर जब ए और ए डैश नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंडर में है ही नहीं, तो कोई फ्लक्स इसको काट ही नहीं रहा है दोनों को, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, 0। जैसे ये नॉर्थ पोल के इसको हमने घुमाया, ऐसे घूम रहा है, तो 45 डिग्री पे जैसे ही आएगा, तो ये एंगल जो मैं ले रही हूं, ये वाले एंगल्स, ये मैं मतलब ये जो कॉइल पोल शू है, ये जो पोल शू है, ये कितने पे शुरू हो जा रहा है, रेफरेंस से 45 डिग्री पे शुरू हो जा रहा है। तो 45 डिग्री पे जैसे ही कंडक्टर आएगा ना, तो पोल शू पोल के नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं मान के चल रही हूँ कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो गया, और यहां से लेकर यहां तक आएगा तो ईएमएफ उसमें इंड्यूस होते, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स के अंडर में आइडियली अगर 5 फ्लक्स नॉर्थ पोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 5 फ्लक्स के अंडर में आना शुरू हो गया है, तो वो मैं एक फ्लैट पोर्शन दिखा रही हूँ फ्लक्स इसका ईएमएफ इंड्यूस का, तो उसके अंदर आइडियली तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कब तक, जब तक ये पोल शू को क्रॉस करके यहाँ पर नहीं आ जाता, मतलब कितने 135 डिग्री पर। फिर जब ये यहाँ आएगा वापस 135 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में, तो फिर से ईएमएफ कितना होना शुरू हो जाएगा, 0 होना शुरू हो जाएगा। और फिर 180 डिग्री की पोजीशन पे आ जाएंगे, तो फिर से कौन सी पोजीशन पर आ गए, न्यूट्रल पोजीशन पे, मतलब ईएमएफ 0 हो जाएगा। फिर वापस उल्टा गए, तो ये फिर ऐसे आ जाएगा, तो ए यहाँ आ जाएगा और ए डैश ऊपर चला जाएगा, तो 270 डिग्री पे, पर 225 से फिर से ये फ्लक्स के अंडर में आना शुरू हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर ईएमएफ रहेगा कंडक्टर में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। कितना मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ का, यही वाला। अब आप कहेंगे कि ये वाला जो कंडक्टर, ए कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में था, इसमें ए कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में था और ए डैश साउथ के अंडर में था, तब भी फ्लक्स पैटर्न पॉजिटिव ही मिल रहा था, और यहाँ पे ए डैश नॉर्थ के अंडर में है और ए साउथ के अंडर में, तब भी फ्लक्स पैटर्न पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है, ये वाला पैटर्न क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए कि मैं ईएमएफ को मेजर कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ब्रशेस। बेटा मैं मेजर कर रही हूँ, मैं वोल्ट मीटर कहाँ लगा के रख रही हूँ, B1 और B2 पर, इसलिए मुझे हमेशा एक बार 0 वैल्यू आई, फिर कुछ देर तक कांस्टेंट वैल्यू आई पॉजिटिव वोल्टेज की, फिर 0 हो गई, फिर कुछ देर तक कांस्टेंट आई, क्योंकि B1 ब्रश पर हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के करंट फ्लो को ही कैच किया जाएगा। प्लस पोलैरिटी हमेशा मुझे B1 पर मिलेगी कम्यूटेशन की वजह से, मतलब कम्यूटेटर रिंग्स की वजह से और स्प्लिट रिंग की वजह से, और फिर B2 पर मुझे हमेशा माइनस मिलेगी। तो मैं वोल्ट मीटर से हमेशा मुझे सेम टाइप का ही वोल्टेज मिलेगा, इसलिए पॉजिटिव पल्सेस ही मुझे मिलेंगे, निगेटिव पल्सेस नहीं मिलेंगे। और जैसे ही वापस ए डैश यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, 0 ईएमएफ मिलने लगेगा। तो इस तरीके से ये मुझे पल्सेटिंग मतलब निगेटिव पल्सेस नहीं आ रहे, पॉजिटिव पल्सेस के साथ ही मुझे वोल्टेज मिल रहा है यूनिडायरेक्शनल का मतलब मुझे कहाँ के वोल्टेजेस मिल रहे हैं, पॉजिटिव पल्स ही मिल रहा है, निगेटिव नहीं मिल रहा है। पर फिर भी ये वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। इस वोल्टेज को अगर मुझे कांस्टेंट की तरफ ले जाना है, इस ईएमएफ प्रोडक्शन को, जनरेशन को मुझे ऐसे पैटर्न की तरफ ले जाना है, अगर ऐसा वोल्टेज पूरे टाइम एक कांस्टेंट जनरेटेड वोल्टेज EG या EA इंड्यूस होता रहे, तो मुझे यहाँ पे कंडक्टर्स जो है स्लॉट्स बढ़ाकर कंडक्टर्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मुझे नेट वोल्टेज जो मिलेगा वो मुझे कम पल्सेशन वाला मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली मुझे ऐसा कुछ कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, जिसका ऑन एन एवरेज जो होगा वो ये एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी, अगर मैं एवरेज लेने जाऊं तो ये तब पॉसिबल है जब मैं नंबर ऑफ कंडक्टर्स इस पेरीफेरी पर बढ़ा दूं और पोल्स भी बढ़ा दूं इस पेरीफेरी पर, तो ये जो फ्लैटन पोर्शन है ये बढ़ जाएगा और ये पल्सेशन जो है ये थोड़े बढ़ जाएंगे, पर फिर ऑन एन एवरेज हमें कैसा मिलने लगेगा, कांस्टेंट। ये मैं आइडियल बता रही हूँ बेटा, ये एक्चुअली आइडियल ऐसा नहीं मिलता है, पर अभी समझने के लिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट वोल्टेज बता रही हूँ, ये मानते हुए
कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंडर में जैसे ही पोल शू शुरू हो जाता है, पोल शू किसको बोल रहे हैं, ये वाला कंडक्टर, जैसे ही पोल शू के अंदर ये पोल है, कंडक्टर घूमते घूमते जैसे ही आएगा तो मैं मान रही हूँ कि फ्लक्स कांस्टेंट उसको कट करने लगा। तो यहां से लेकर यहां तक पूरे पोल शू को जब तक ये क्रॉस करेगा वो कांस्टेंट फ्लक्स से ही कट हो रहा है, इसलिए ईएमएफ भी कांस्टेंट इंड्यूस हो रहा है, ऐसे मानकर मैं चल रही हूं। पर एक्चुअली ऐसे भी नहीं होता है, पर ठीक है, हम आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं। यहां पर मुझे ये समझ में आया कि ये जो वेरिएशन है इसको मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी मैं परफेक्ट डीसी की तरफ जाऊंगी, परफेक्ट डीसी वोल्टेज की तरफ जाऊंगी। तो ये इतना वेरिएशन, स्टीप वेरिएशन, ये जो स्टीप वेरिएशन है ये कम कब होगा, जब हम यहाँ पे कंडक्टर्स बढ़ा देंगे, मतलब नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ा देंगे और उसमें ज़्यादा कंडक्टर्स रखेंगे और उन कंडक्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। मतलब दो कॉइल्स, एक कॉइल का ये कंडक्टर और दूसरे कॉइल का ये कंडक्टर है ही, ऐसे में और कंडक्टर्स बढ़ा दूं तो एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में आएगा तो उसका कॉइल जो स्पैन होगा वो 180 डिग्री का होगा, दूसरा कंडक्टर 180 डिग्री के अपोजिट होगा, नॉर्थ पोल का अपोजिट साउथ पोल के अंडर में होगा दूसरा टर्न का कंडक्टर। तो उस हिसाब से हमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ाने पे ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा, उन सारे ईएमएफ्स को हम पैरेलल पाथ्स या सीरीज पाथ्स में कनेक्ट करेंगे तो हमें ये थोड़ा सा फ्लैटन टाइप का कांस्टेंट वोल्टेज मिलने लगेगा। इसके लिए कंडक्टर्स को इन स्लॉट्स में रखने के दो पैटर्न्स होते हैं, एक लैप वाइंडिंग होती है और एक वेव वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लैप और वेव को बहुत एलॉबरेटेड वे में समझा दूंगी। ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, क्योंकि ये वीडियो अभी वैसे 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आज आप इतना ही समझिए शॉर्ट में और इसी को रिवाइज करिए, बुक से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। छोटे छोटे सेगमेंट्स में पढ़ाई करोगे ना बेटा रोज़ की, तो आप लोग को बहुत अच्छे से मशीन समझ में आएगा। और पढ़ाई का यही तरीका होता है कि रोज़ थोड़ा 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 पढ़ो, फिर एक दिन पूरा रिविजन कर लो, तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में क्लियर रहती है। और एग्ज़ाम में, वाइवा में, आगे की जो आपकी टफ एग्ज़ाम से, गेट एग्ज़ाम से, वो सब की भी पढ़ाई करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। मैं धीरे धीरे करके आपको टफ की तरफ ले जा रही हूँ ताकि मैं गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकूँ। पर हाँ, मुझे अभी वक्त है उसमें, क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो भी मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको गेट के क्वेश्चंस की तरफ ज़रूर ले जाऊँगी। तो आज प्लीज़ मेरे वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। थैंक यू।